मैं आई फॉर यू चैनल से संजय कुमार भगत अपनी एसएसटी क्लास के लिए क्लास 10th में प्रवेश करते हुए जहां बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्लास 10th की कक्षा के लिए, और आज मैं उत्साहित हूं दूसरा पाठ पढ़ाने के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। तो क्या बता सकते हैं कि पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ाया था? क्या? गैरीबाल्डी के बारे में, ठीक है। लेकिन आज जो बच्चे हम यूरोप में राष्ट्रवाद, इटली के एकीकरण में योगदान, काउंट काबूर, मैजनी और गैरीबाल्डी के योगदान को आज यहीं पर थोड़ा सा विराम देंगे और आज हम नए पाठ पर चर्चा करेंगे। पुनः बाद में जो है प्रथम पाठ को कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन आज हम दूसरे पाठ समाजवाद और साम्यवाद पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें रूस की क्रांति आएगी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो है क्लास का जो है पहला पॉइंट लेकर आ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट लेकर आए हैं मोना। ये जो है टॉपिक है आज का क्लास 10th में दूसरा पार्ट है समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आई फॉर यू चैनल के द्वारा। वैसे छात्र जो क्लास नहीं कर रहे हैं वो सजग हो जाएं कि दूसरा पार्ट का मटेरियल भी आपको मिल रहा है। तो ये पहला पॉइंट जो है यह है कि वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है, वह सामाजिक व्यवस्था क्या है? समाजवाद, ठीक है। वह सामाजिक व्यवस्था क्या है? समाजवाद। हम आपको समझाने का प्रयास करें बच्चों कि एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज में कई प्रकार की व्यवस्था होती है, पूंजीवाद व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है। तो सामाजिक व्यवस्था की क्या खासियत है? इसमें जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, ठीक है, चाहे वो मशीन से उत्पादन हो, चाहे खेत खलिहान में जो भी उत्पादन हो, ठीक है, इसमें मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह, मतलब एक आदमी इसका मालिक नहीं होता है, निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व, ठीक है, या धन के समान वितरण पर जोर देता है। इससे जो आय होता है उत्पादन से, किसी एक आदमी आय का मालिक नहीं होता है, ठीक है। सरकार के द्वारा फर्म चलाए जाते हैं, उनसे जो आय होती है इसका मालिक सरकार होता है। फिर सरकार जो है समान रूप से इसका वितरण सबों में करता है, जो जो अपना मेहनत करते हैं। ये व्यवस्था अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये कितना व्यवहारिक होता है धरातल पर, ये देखने की बात है। सामाजिक व्यवस्था जो है समाजवाद या साम्यवाद पूरे विश्व में कितना दिनों तक चल पाया है कि नहीं, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये समाजवाद की व्यवस्था हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। थैंक यू मोना। दूसरा पॉइंट लेकर आई है वर्षा। वर्षा, क्या दूसरा पॉइंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? बताइए। समाजवादी भावना का उदय मूलतः कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। वाह, इन्होंने दूसरा पॉइंट जो है आपके सामने रखा है कि समाजवादी भावना, ये जो फीलिंग हुई या सामाजिक व्यवस्था हुई, समाजवादी भावना का उदय मूलतः कब हुआ? ठीक है, तो ये भावना जो है, ये व्यवस्था जो है 18वीं शताब्दी का परिणाम है। 18वीं शताब्दी का मतलब क्या? 1700 कुछ, 1800 कुछ नहीं, 1700 के बाद जो आएगा 1 2 3 4 1785 1789 1700, ये है 18वीं शताब्दी। बहुत लोग समझते हैं 18वीं शताब्दी का मतलब 1805 या 1860, ये नहीं। 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 कुछ, ठीक है। तो समाजवादी भावना का जो उदय हुआ था 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। औद्योगिक क्रांति जो है हुई, उसके बाद जो है समाजवादी व्यवस्था का जो है बीजारोपण देखने को मिलता है, ठीक है वर्षा, थैंक यू। क्लास 10 समाजवाद एवं साम्यवाद का तीसरा पॉइंट लेकर आई वंदना। तीसरा पॉइंट है समाजवाद के प्रमुख विचारकों का नाम बताइए। कोई भी व्यवस्था जो है, जब व्यवस्था जो चालू होता है तो कोई विचारक, प्रमुख लोग जो है उसके निर्धारक होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसी व्यवस्था के पीछे कौन लोग थे उनको जानना जरूरी है। ये लोग थे सेंट साइमन,
हॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। ये सारे लोग थे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आगे तक भी जो इसका काम आएगा तो आप ध्यान से जानिएगा कि समाजवाद के प्रमुख विचारकों के नाम क्या क्या थे। 2-3 तो याद रहना चाहिए आपको, सेंट साइमन, हॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। ठीक है, ये प्रमुख विचारक थे समाजवाद के। बहुत अच्छा वंदना, थैंक यू। 4 पॉइंट लेकर प्रस्तुत है सगीरा। सगीरा का 4 पॉइंट है आज के समाजवाद एवं साम्यवाद पर कि समाजवाद का विभाजन किन चरणों में किया जाता है। समाजवाद का विभाजन किन चरणों में किया जाता है। तो सही उत्तर है मार्क्स से पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स से पश्चात, मार्क्स के बाद का समाजवाद। समाजवाद को 2 चरणों में बांटा गया है, एक मार्क्स से पहले और एक मार्क्स से बाद। ठीक है, तो आगे हम विस्तार रूप से जानेंगे कि ये मार्क्स से पहले का समाजवाद क्या है और मार्क्स से बाद का। ये 2 प्रकार के समाजवाद प्रचलित थे, मार्क्स से पहले का और मार्क्स के बाद का। थैंक यू। समाजवाद एवं साम्यवाद पर 5वां पॉइंट लेकर आ रहे हैं ताहिरा। इनका पॉइंट है मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को क्या नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? यूटोपियन। मार्क्स से पहला जो मैंने 2 समाजवाद बताया, मार्क्स से पहले का और मार्क्स से बाद का। तो मार्क्स से पहले का समाजवाद का क्या नाम दिया गया? यूटोपियन समाजवाद। ठीक है, क्लियर। मार्क्स से पहले का समाजवाद का नाम क्या दिया गया? यूटोपियन। थैंक यू। 6 नंबर पॉइंट लेकर आ रहे हैं मोना। इनका पॉइंट है मार्क्स के पश्चात के समाजवाद को किस नाम से जाना जाता है? वैज्ञानिक। बहुत सिंपल है। ठीक है, मार्क्स से पहले के समाजवाद को यूटोपियन बोला गया और मार्क्स के बाद के समाजवाद को क्या बोला गया? वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद बोला गया किसके? मार्क्स के बाद के समाजवाद। क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया कि ये मूलतः जो है व्यवहारिक समाजवाद था। इसके पहले यूटोपियन समाजवाद आदर्शवाद तो था, लेकिन जीवन में उसको उतारना बहुत मुश्किल था। यूरोपियन समाज का क्या कथन था? मतलब ये क्या कहना चाहता था? ये मतलब कि विश्वास करते थे समाज अच्छा हो, लेकिन कार्य कैसे किया जाए उस पर ये ज़्यादा इनका फोकस नहीं था, इसलिए सिर्फ कागज पे पड़ा रहा। इसको उतारने में बहुत दिक्कत हुआ। और वैज्ञानिक का क्या? वैज्ञानिक समाजवाद का मतलब हुआ कि व्यवहारिक, जो बिल्कुल लागू हो सके। ठीक है, तर्क पर बिल्कुल जो सही हो, समय के अनुसार जो बिल्कुल लागू हो सके। ठीक है, जो क्रांति की जरूरत पड़े तो क्रांति से भी लाया जा सके, ऐसा हुआ वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, यह है वैज्ञानिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो पॉइंट प्रस्तुत किया गया मोना के लिए काफी धन्यवाद। 7वां पॉइंट लेकर आई है शिवानी समाजवाद एवं साम्यवाद पर। इनका पॉइंट है वैसे समाजवाद जिनकी दृष्टि आदर्शवादी थी तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी। आपने जो अभी पूछा था वंदना कि यूटोपियन समाजवाद क्या है, यही वैसे समाजवाद जिनकी दृष्टि आदर्शवादी थी, देखने में बहुत अच्छा था, मॉडल था, लेकिन उनके कार्यक्रम की प्रति अव्यवहारिक थी। कार्यक्रम जो था वो करना बहुत सरल नहीं था, व्यवहारिक नहीं था, अव्यवहारिक था, करने में बहुत दिक्कत होता था। ठीक है, तो ऐसे समाजवाद क्या कहलाए? यूटोपियन समाजवाद। थैंक यू शिवानी। अगला पॉइंट 8वां पॉइंट लेकर आ रही हैं वर्षा। क्या पॉइंट है वर्षा आपका? वे क्रांतिकारी जो फ्रांसीसी, वे समाजवादी विचारक। वे समाजवादी जो फ्रांसीसी थे और क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। फिर से मैं एक बार पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, 8वां पॉइंट को। वे समाजवादी विचारक जो फ्रांसीसी थे, वे समाजवादी जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी थे और क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। फिर आपका एक पॉइंट क्लियर हुआ, ये क्रांति लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते थे, मतलब शांति से परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, वो यूटोपियन समाजवादी थे। ठीक है, हालांकि ये बाद में सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि पहले बताया कि विश्व में जितने क्रांति हुई है शांतिपूर्ण तरह से जो क्रांति जल्दी ज़्यादा सफल नहीं हुआ है, क्रांति की जरूरत पड़ी है। तो यूटोपियन जो थे वो क्रांति के बदले शांति में पूर्ण परिवर्तन, शांति द्वारा पूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, यूटोपियन। ठीक है, तो 8वां पॉइंट क्लियर किया गया वर्षा के द्वारा। थैंक यू। 9th पॉइंट लेकर आई है पुनः वंदना।
प्रथम यूटोपियन, इसको स्वप्नदर्शी भी बोलते हैं, स्वप्नदर्शी, स्वप्न देखने जैसा। यूटोपियन मतलब स्वप्नदर्शी, जो खाली सपने में हो, हकीकत में ना हो। प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो कौन थे? फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन। वो फ्रांसीसी विचारक थे सेंट साइमन, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थैंक यू। पुनः 10वां पॉइंट लेकर आए हैं क्लास 10 की छात्रा ताहिरा। इनका पॉइंट है कि प्रमुख समाजवादी नारा प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, ये समाजवाद का प्रमुख नारा था। क्या था? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। ये किसने दिया था ये नारा? ये नारा दिया था प्रथम यूटोपियन फ्रांसीसी सामाजिक विचारक सेंट साइमन। ये नारा किसने दिया? सेंट साइमन ने। ये कहाँ के विचारक थे? फ्रांसीसी विचारक थे। उन्होंने क्या नारा दिया? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। ठीक है, इसका मतलब हुआ प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार का मतलब क्या? कि उसकी जो आपको कार्य आपकी क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए, जितनी क्षमता हो उतना कार्य दिया जाना चाहिए, और कार्य के अनुसार उनका वेतन भी दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि कार्य करा दिया ज्यादा पैसा कम दिए। प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार से उनको क्या देना चाहिए? पैसा, और प्रत्येक को उनकी क्षमता के हिसाब से उनका काम देना चाहिए। ठीक है, ये प्रमुख जो है विचारधारा था सेंट साइमन का। तायरा काफी धन्यवाद आपको। 11वां पॉइंट लेकर आ रही है सगीरा। इनका पॉइंट है 11 पॉइंट, चार्ल्स फॉरियर कौन था? ठीक है, चार्ल्स फॉरियर कौन था? एक प्रमुख यूटोपियन विचारधारा। हाँ, विचारक, एक प्रमुख यूटोपियन विचारक था। चार्ल्स फॉरियर कौन था? एक प्रमुख विचारक था। इसके पहले मैंने एक विचारक की बात की थी, वो कौन थे? सेंट साइमन। ठीक है, जिन्होंने प्रमुख नारा दिया था। और ये दूसरे प्रमुख विचारक थे यूटोपियन, चार्ल्स फॉरियर। ठीक है, तो मैंने दूसरे विचारक के बारे में पढ़ा। थैंक यू। और आज के समाजवाद एवं साम्यवाद कक्षा का लास्ट पॉइंट, अंतिम पॉइंट है, 12वां पॉइंट है, वह फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतक जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया। ठीक है, वो फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतक जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया, वो कौन था? लुई ब्लां। कौन था? लुई ब्लां। तो आज के लिए इतना ही। आप जो बच्चे इनको आज का क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो हमारे चैनल को देखें, सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करें, उसको याद करें और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।